हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओईटी को एक महीने में कैसे पास करें? बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि यार एक महीने में कैसे पास करें। सबसे पहले, अगर आपने ओईटी की डेट बुक नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आपने ओईटी की डेट बुक कर ली है, आप इसका मतलब है कि आप सिंसियर हैं, आप ओईटी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक महीने में कैसे ओईटी पास कर सकते हैं। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सब सबसे पहले ये कि आप एक प्लान बनाएं। आप कैलेंडर में मार्क कर लें कि भाई मैंने ओईटी करनी है एक महीने के अंदर, और उसमें जो है हर हर दिन को डिवाइड कर लें कि जो है मतलब हर दिन में अपनी मसरूफियत के हिसाब से, हर बंदा जाहिर सी बात है जॉब कर रहा होता है, साथ में ओईटी भी कर रहा होता है, तो अपनी मसरूफियत के हिसाब से मेरे ख्याल में हर कोई जो है मतलब आधा घंटा पौना घंटा तो निकाल ही सकता है। आप शुरू करें, पहले दिन जो है आधे घंटे से शुरू करें। अगले दिन जो है आपने टारगेट बनाना है कि मैंने 45 मिनट तक लेके जानी है स्टडी। फिर उसके बाद जो है टारगेट बनाए कि 1 घंटा लेके जाना है। इस तरह इंक्रीज करते रहें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ती है। पढ़ाई के बगैर आपका ओईटी पास नहीं होगा। ये आप छोड़ दें कि कोई आपको शॉर्टकट मिलेगा, कोई आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, कहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ता है। फिर फिर आप उन लोगों की बातें छोड़ दें जो कहते हैं कि यार मेरा दोस्त जो था वो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, वो फेल हो गया और मैं कैसे पास होऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का टेस्ट है ज़रूर, लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए होती। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, और मैं कोई इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। लेकिन यह है कि मैंने ओईटी पास किया और कितने लोगों की हेल्प की ओईटी पास करने में। बस ये है कि इस टेस्ट की टिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होते हैं। आपको जो है मतलब किसी भी टेस्ट की तरह ये एक टेस्ट है। जैसे आपने शुरू से जो है मतलब हम लोग तो टेस्ट दे दे के बड़े हुए हैं। मतलब हर क्लास में आपका टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, ये सेम वैसे ही एग्ज़ाम है। आप इसको जो है बिल्कुल अलग से ना लें कि ये कोई बहुत हाई फाई चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो है मतलब जो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसके बाद आपके लिए ओईटी बहुत ईजी हो जाएगा। आजकल रीडिंग थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, तो सबसे पहले ये है कि आप रीडिंग की हैबिट बनाएं। आप कोई बुक लें, कोई नावल लें, कोई इस तरह की चीज़ लें, आप उसको शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। जितना आप पढ़ेंगे, रीडिंग स्पीड आपकी जितनी तेज़ होगी, रीडिंग स्पीड तेज़ होने से आपकी जो है लिसनिंग भी तेज़ होगी, आपकी स्पीकिंग भी तेज़ होगी, आपकी राइटिंग भी, हर चीज़ इंप्रूव होती है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से। आपकी रीडिंग स्पीड तेज़ होगी, आप पार्ट ए जो है जल्दी पढ़ लेंगे, और हो सकता है आपको चांस मिल जाए 2 बार पढ़ लें। जब 2 बार आप पढ़ लेंगे तो पार्ट ए आपके लिए हलवा हो जाएगा एक किस्म का, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पार्ट ए। जब आपने पार्ट ए रीडिंग का कंप्लीट कर लिया, मतलब उसमें से 100% आपने ले लिया, बी और सी में से कुछ मतलब 10 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन वो इजीली आ सकते हैं। उसके लिए कोई इतना टेंशन नहीं लें, उस पर इतना आप टाइम ज़ाया भी नहीं करें। आप जो है इम्प्रूव करें पार्ट ए को। इसी तरीके से लिसनिंग का पार्ट ए, आप उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उसमें से आप जो है पूरे क्वेश्चन ले सकते हैं। लिसनिंग के पार्ट ए में भी यही है कि अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, क्योंकि वो हाथ से चेक होता है, कंप्यूटर से नहीं चेक होता। बी और सी जो है वो कंप्यूटर से चेक होता है, रीडिंग का भी और उसका भी, लिसनिंग का भी। आप उसको छोड़ दें, उसकी टेंशन नहीं लें। लेकिन जो पार्ट ए जो हाथ से चेक करते हैं, वो थोड़ा बहुत जो है टीचर वो छूट दे देते हैं कि यार स्पेलिंग की अगर ए की बजाय ई आ गया है, ई की बजाय ए आ गया है, तो वो छोड़ देते हैं। तो आप इस पे फोकस करें, आप उसको 100% करने की कोशिश करें, और 100% हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। उन 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 लोगों की बातों पे ना आए कि यार मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था और उससे ओईटी पास नहीं हुआ। इंग्लिश अच्छी बोलने से ओईटी पास नहीं होता, ये टेस्ट है। और इसमें जो है आपको टेक्निक्स होती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई फाई हो तो उसके लिए जो है मतलब अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होगी तो आप ओईटी पास कर लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे अच्छे लोग देखे हैं जो हमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं अभी भी, और हमसे अच्छी पढ़ते थे, हमसे हर चीज़ अच्छी इंग्लिश में, लेकिन यह कि टेस्ट उनका दूसरी या तीसरी बार में पास हुआ। तो इसकी सिर्फ यही होती है कि भाई आपकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि हर रोज़ एक टाइम निकालें, आधा घंटा पौना घंटा, उसको इंक्रीज करते जाएं। आपने मतलब जो है आपने हर रोज़ 3 या 4 घंटे आपने देने ही देने हैं। आपने मोबाइल को, आपने अपने जो पबजी गेम्स हैं, फेसबुक है, ये सारे दोस्तों से आप फिलहाल कट जाएं। और एक महीने का अगर आपने टारगेट बना लिया है तो एक महीना अपने आप को दें,
और बिल्कुल अपने आप को जैसे अलग थलग कर लेते हैं ऐसे कर लें, और आप आराम से पास कर सकते हैं। वही ओईटी की राइटिंग जो है उसमें जो है वो मतलब चेक करते हैं, एग्जामिनर चेक करते हैं, उसमें आप मार्क्स लेना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि स्पेलिंग ज़्यादातर जो है वहाँ लिखे होते हैं, आपके जो पेपर होता है उसमें लिखे होते हैं, आपने वहाँ से देख के लिखने हैं। अगर आप वहाँ से देख के गलत लिखते हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका, फिर तो जो है मतलब आपने फेल होना ही होना है। लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कि जो आप चीज़ देख रहे हैं वो आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें जब आप लिख रहे हैं। फिर उसमें यह है कि आपने जो है जो रीडर है उसके हिसाब से देखना है कि रीडर के ज़हन में क्या है, जिसको आप लिख रहे हैं वो क्या सुनना चाह रहा है। मतलब सारा इसी के गिर्द घूमता है राइटिंग का। आपने लेट्स से कि आपने फिजियोथेरापिस्ट को लिखना है, फिजियोथेरापिस्ट को आपने लिखना है तो उसमें आपको मेडिसिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट ने अगर मेडिसिन देखनी भी है तो वो ही मतलब कोई आपको जो है विटामिन वगैरह जो है ले रहा है तो वो आप लिख दें। बाकी तो मेरे ख्याल में उसको ज़रूरत नहीं है। आप हाँ उसको ये लिख दें कि उसकी मोबिलिटी कैसी है, कैसे मोबिलाइज हो रहा है, जिमर फ्रेम यूज़ कर रहा है, स्टिक यूज़ कर रहा है, क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, मोबिलिटी में उसकी डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है। फिजियोथेरापिस्ट को इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने जो है पूरा पढ़ना है टेस्ट पेपर, उसमें आपने देखना है कि मैं किसको लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ और उसकी रीज़न क्या है। मतलब ये 3 चीज़ें आप ज़हन में रखें कि भाई मैं किसको लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ और उसकी क्या रीज़न है। किसको लिख रहे हैं, लेट्स से कि अगर फिजियोथेरापी पे आता है तो आप इस पे लिखें कि मैं फिजियोथेरापिस्ट को लिख रहा हूँ। फिजियोथेरापिस्ट को जब लिख रहा हूँ तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सारी आ जाएंगी कि जो आपको फिजियोथेरापिस्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। फिर आप जब आप ये सोचेंगे कि क्यों लिख रहा हूँ, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई ये रीज़न हुई है, इस वजह से उसकी मोबिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो फिजियोथेरापिस्ट को इसलिए लिख रहे हैं कि उसकी मोबिलिटी के मुतालिक कुछ बताएगा। फिर उसमें जो है मतलब आपने जो राइटिंग में होता है वो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपने उसकी मेन डायग्नोस्ट पेशेंट की, अगर पेशेंट का जो है मतलब आपने एक अर्जेंट लेटर लिखना है तो उसमें अर्जेंट आपने ज़रूर लिखना है। लेट्स से कि एक पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन होगी, आपने न्यूरो वालों को रेफ़र करना है, तो आपने उसको जो है शुरू में ही मेंशन करना है कि इट इज़ आई एम रेफरिंग दिस पेशेंट एज एन इमरजेंसी और फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन, जो भी है इस तरीके से। तो आपने शुरू में लिखना है कि भाई ये एक इमरजेंसी है, और इसलिए जो पढ़ने वाला होगा वो शुरू से जैसे ही शुरू करेगा पढ़ेगा कि यार इमरजेंसी है, तो फिर वो आगे भी पढ़ेगा। अगर रूटीन होगा तो वो ये है कि वो कहेगा हाँ चलो मैं बाद में देखता हूँ। तो अगर इमरजेंसी है तो आपने इमरजेंसी लिखना है, रूटीन है तो वो आपने रूटीन लिखना है। जैसे जीपी को आप भेजते हैं तो वो रूटीनली लिखते हैं कि यार आपका पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहा है और मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि आपने बाद में उसकी चीज़ें फॉलो अप करनी है। तो वो फिर जीपी जो है सिर्फ उस चीज़ को देखेगा, ज़्यादा गौर करेगा कि जो उसने फॉलो अप करनी है। जैसे अपनी जीपी को लिख रहे हैं तो उसमें वो लाजमी लिखना है कि उसने क्या फॉलो अप करना है, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाने हैं, पेशेंट को जो है दोबारा एक्सरे करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो ये लाजमी चीज़ें ये लिखने हैं। फिर आपको यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसकी क्या रूटीन होती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्यों कौन क्या करता है। मतलब जैसे फिजियोथेरापिस्ट है, डाइटिशियन है, नर्स है, डॉक्टर है, और डायबिटिक नर्स है, और कार्डिक नर्स है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी आपको गूगल करनी पड़ेंगी कि ये हॉस्पिटल का सिस्टम कैसे चलता है। अगर आपने एक बार सिस्टम समझ लिया तो फिर आपके लिए राइटिंग कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जो है आपने अर्जेंट का जो है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अर्जेंट हो गया, रेगुलर हो गया, ये सारी चीज़ें आपने उसमें लेटर में ज़रूर मेंशन करनी है। एक जो जनरल मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे हमने पेपर बेस ओईटी बुक किया है और हम पूरा दिन लैपटॉप पे तैयारी करते रहते हैं, तो ये गलत है। आप ये इसको छोड़ दें बिल्कुल भी। अगर आपने पेपर बेस किया है तो हमेशा प्रैक्टिस भी जो है पेपर पे करें। आप जो है प्रिंट निकाल लें एक टेस्ट का, हर रोज़ आपने जो है ना रीडिंग का टेस्ट करना है, राइटिंग का टेस्ट करना है, स्पीकिंग का टेस्ट करना है, लिसनिंग का टेस्ट करना है। तो आप एक पेपर निकालें, एक प्रिंट निकालें। अगर आपने पेपर बेस बुक किया हुआ है तो आप जो है प्रिंट निकालें और उस पर तैयारी करें। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर बेस किया हुआ है तो आप लैपटॉप पे कर सकते हैं और उसी पे ही करना चाहिए। क्योंकि जो है अगर आपने पेपर बेस बुक किया हुआ है और लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, भले आप जितना भी पढ़ते रहें तो उससे आपको नहीं होता। फिर ये है कि उससे इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है, ये मैंने खुद आजमा के देखा हुआ है। तो इससे सबसे बेस्ट यही होता है कि अगर आपने पेपर बेस बुक किया हुआ है तो आप अपना एक प्रिंटर लें, प्रिंट करें, और जो है टेस्ट जो है उसके बाद जो है आपको
और टेस्ट मटेरियल मिल जाता है। कितने ग्रुप्स हैं हमारे जो है, उसमें जो है टेस्ट मटेरियल जो है आपको अवेलेबल होता है, हर टाइम अवेलेबल होता है। आप उसमें जो है क्वेश्चन आंसर के साथ होता है टेस्ट, जो है आप प्रिंट करें, बाद में खुद चेक कर लें या किसी को बोलें, फिर उसके बाद आप गौर करें कि यार अगर मैंने ये मिस्टेक की है तो ये क्यों की है, और उस टाइम में क्या सोच रहा था, कि क्या सोच के मैंने ये मिस्टेक की है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो मैं फर्दर डिसाइड करूँगा, उस पे बनाएंगे कि भाई रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब पे एक और वीडियो बनाऊंगा। कुछ मैंने बनाई भी हैं, अगर इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, वो अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकते हैं। लेकिन यह है कि मज़ीद और भी जो है टिप्स के साथ हम बनाएंगे वीडियो। लेकिन ये एक जनरल जो है, मतलब अगर 1 महीने में आपने ओईटी देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद ये है कि आपने जो तैयारी करनी है पेपर, अगर पेपर बेस पे करनी है तो आपने टाइम लगाना है, और उसी हिसाब से मतलब अपने आप को टेस्ट के सिचुएशन में लेके आएँ। आपने उतना टाइम लगाएं जितने टाइम के लिए पेपर होता है, मतलब 45 मिनट का राइटिंग का टाइम है तो आप 45 मिनट लगाएं। आपने 10 मिनट 5 मिनट जो है वो टेस्ट पेपर पढ़ना है, उसके हिसाब से फिर आपने जो है लिखने की जल्दी प्रैक्टिस करें, जल्दी रीड करने की प्रैक्टिस करें, और अपने ब्लैडर को जो है ट्रेंड करें, क्योंकि वहाँ पे 4-5 घंटे बैठना पड़ता है। तो आपको जो है ट्रेनिंग होगी तो आप जो है सुकून से बैठ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप कर लेते हैं तो 1 महीने में आपका आराम से ओईटी पास हो सकता है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो, अगर आप सीरियस नहीं है, अगर अभी तक सोच रहे हैं कि यार मैं डेट लूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप डेट लेंगे और आप पास करेंगे। एक और वीडियो मैंने बनाई है यूके से रिलेटेड, कि यूके में क्या चेंजेस हो रही हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि क्या चेंजेस हो रही हैं। उन चेंजेस के बाद मुझे नहीं लगता कि 3 या 4 साल के बाद आप कम से कम यूके तो बहुत मुश्किल है कि आप आ सकें। तो इसलिए अगर आपने यूके आना है तो, या कहीं और भी जाना है, तो आप ओईटी शुरू करें, आप डेट लें, उसके बाद जो है ये वीडियो देखें आप, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल मोनेटाइज के करीब है, और आप लोगों की थोड़ी सी और सपोर्ट चाहिए, और ये है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि उम्मीद करता हूँ कि मैं और भी वीडियोस लेके आया करूँगा आप लोगों के लिए, आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।